क्या आपने कभी सोचा है कि यूपीएससी और एसएससी एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के सवाल इतने ट्रिकी क्यों लगते हैं? किताबें मोटी हैं, ग्राफ्स डरावने हैं और कंसेप्ट्स बाउंसर जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी इंडियन इकोनॉमी आप एक ही वीडियो में समझ सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आसान इंग्लिश भाषा में। अगर आप इकोनॉमी को रटना नहीं बल्कि फील करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट रोड मैप है। आज के इस कंप्लीट इकोनॉमी इन वन शॉट में हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और लबासना यानी LBSNA वाले लेवल तक पहुंचेंगे। In this video, we will understand basic concepts of economy, GDP and national income, economic growth versus development, inflation, banking system and monetary policy, fiscal policy and budget, poverty and unemployment, economic planning, 5-year plans and Niti Aayog, economic reforms of 1991, LPG, external sector, BOP, foreign exchange, exports imports। तो चलिए बिना किसी देरी के कॉपी पेन उठाइए और शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर क्या है। इकोनॉमिक्स एक थ्योरी है, किताबों का ज्ञान है, लेकिन जब हम उस थ्योरी को किसी देश पर अप्लाई करते हैं तो वो इकोनॉमी बन जाती है, जैसे इंडियन इकोनॉमी। दुनिया में 3 तरह की इकोनॉमी होती है। कैपिटलिस्ट, जहां सब कुछ प्राइवेट कंपनीज कंट्रोल करती हैं जैसे USA, सोशलिस्ट जहां सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। हमारी इंडियन इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारी अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी सेक्टर जो सीधा नेचर से जुड़ा है, एग्रीकल्चर, माइनिंग। सेकेंडरी सेक्टर जो प्राइमरी चीजों को प्रोसेस करता है, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज। और टर्शरी सेक्टर ये सर्विसेज देता है, बैंकिंग, IT, ट्रांसपोर्ट। भारत की GDP में सबसे बड़ा योगदान टर्शरी सेक्टर का ही है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर, नेशनल इनकम। न्यूज में रोज सुनते हैं GDP बढ़ गई, लेकिन ये GDP है क्या? GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल के अंदर हमारे देश की घरेलू सीमा यानी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उनकी मार्केट वैल्यू को GDP कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें सिर्फ फाइनल गुड्स गिने जाते हैं, इंटरमीडिएट यानी कच्चा माल नहीं, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी। और हाँ, चाहे कोई इंडियन कंपनी माल बनाए या विदेशी कंपनी जैसे होंडा, अगर भारत की जमीन पर बना है तो वो भारत की GDP है। GNP, अब अगर हम जानना चाहते हैं कि सिर्फ इंडियंस ने कितना कमाया तो हम GDP में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी NFIA जोड़ देते हैं। मतलब जो पैसा विदेशी भारत से कमा कर ले गए उसे माइनस कर दो और जो हमारे लोग विदेश से कमा कर लाए उसे जोड़ दो। NNP, जब हम GNP में से डेप्रिसिएशन यानी मशीनों की घिसावट को माइनस कर देते हैं तो बचता है NNP, और यही NNP एट फैक्टर कॉस्ट हमारी असल नेशनल इनकम होती है। पर कैपिटा इनकम, अगर देश की कुल नेशनल इनकम को देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम निकल आती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है? इकोनॉमिक ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है। अगर देश की GDP बढ़ रही है तो मतलब ग्रोथ हो रही है, लेकिन क्या GDP बढ़ने से सबकी तरक्की हुई? नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव कंसेप्ट है। इसमें GDP के साथ साथ हेल्थ, एजुकेशन और इनइक्वालिटी में कमी को भी देखा जाता है। इसे नापने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI का इस्तेमाल होता है, जिसे अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने डिजाइन किया था। अब बात करते हैं महंगाई यानी इन्फ्लेशन की। इसे आसान भाषा में समझते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब है चीजों के दाम बढ़ना और आपके पैसे की ताकत यानी परचेजिंग पावर कम होना। जो मैगी कल 10 रुपए की थी आज 14 रुपए की है। इसके 2 मुख्य कारण होते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब लोगों के पास बहुत पैसा आ जाए और वो ज्यादा डिमांड करने लगे लेकिन माल कम हो यानी टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, जब पीछे से कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल ही महंगा हो जाए। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, क्रीपिंग यानी रेंगती हुई महंगाई 2-3%, ये इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। हाइपर इन्फ्लेशन, जब महंगाई 200% या उससे ऊपर चली जाए, देश बर्बाद हो जाता है। स्टैगफ्लेशन, ये UPSC का फेवरेट है, जब इकोनॉमी में ग्रोथ रुकी हुई हो यानी स्टैग्नेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो और फिर भी इन्फ्लेशन हो, इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। महंगाई को कंट्रोल कैसे करें? RBI अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से पैसे की सप्लाई कम करता है और सरकार फिस्कल पॉलिसी से टैक्स बढ़ाकर या अपने खर्चे कम करके महंगाई रोकती है। चलिए अब समझते हैं अर्थव्यवस्था के असली इंजन को, बैंकिंग सिस्टम। भारत में सभी कमर्शियल बैंकों यानी SBI, HDFC का पापा कौन है? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI के बहुत सारे काम है, करेंसी छापना, सरकार का बैंकर होना और बैंकों को रेगुलेट करना, लेकिन RBI का सबसे बड़ा काम है मॉनेटरी पॉलिसी बनाना ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे। इसे एक टंकी और पानी के एग्जाम्पल से समझते हैं। इकोनॉमी में जो पैसा है उसे आप पानी मान लीजिए और RBI के पास जो टूल्स है उसे टंकी का वॉल्व मान लीजिए। अगर बाजार में सूखा पड़ा है, स्लो डाउन, तो RBI वॉल्व ढीला कर देगा ताकि पानी यानी पैसा बाजार में जाए, और अगर बाजार में बाढ़ आ गई है, इन्फ्लेशन, तो RBI वॉल्व टाइट कर देगा। RBI के टूल्स, रेपो रेट, जिस रेट पर RBI कमर्शियल बैंकों को शॉर्ट टर्म लोन देता है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो RBI रेपो रेट बढ़ा देगा। बैंक का लोन महंगा होगा, लोग लोन कम लेंगे, पैसा कम होगा और महंगाई घट जाएगी। रिवर्स रेपो रेट, जब RBI खुद बैंकों से पैसा लेता है ताकि बाजार से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी सोख सके। CRR, बैंकों को अपने कुल डिपॉजिट का कुछ हिस्सा RBI के पास कैश के रूप में रखना पड़ता है। SLR, बैंकों को कुछ पैसा अपने पास ही गोल्ड,
कैश या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में सुरक्षित रखना पड़ता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में सीधा क्वेश्चन आता है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई सीआरआर को बढ़ाएगा या घटाएगा? आंसर है बढ़ाएगा, टंकी टाइट करेगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में 1 रुपए का नोट आरबीआई नहीं छापता? जी हाँ, बाकी सारे नोट आरबीआई छापता है जिस पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं, लेकिन 1 रुपए का नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है और उस पर फाइनेंस सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होते हैं। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें अच्छे कैंडिडेट्स फंस जाते हैं। जैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, वैसे ही सरकार फिस्कल पॉलिसी बनाती है, जिसे हम बजट कहते हैं। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट में 2 हिस्से होते हैं, रिसीट्स यानी कमाई, रेवेन्यू रिसीट्स जैसे टैक्स, फीस, ये अच्छी कमाई है, और कैपिटल रिसीट्स जैसे लोन लेना, पीएसयू बेचना, ये बुरी कमाई है क्योंकि इससे लायबिलिटी बढ़ती है या एसेट कम होता है। एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सैलरी, पेंशन, ये बुरा खर्चा है क्योंकि इससे कोई एसेट नहीं बनता, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे रोड, हॉस्पिटल बनाना, ये अच्छा खर्चा है। डेफिसिट्स, जब सरकार का रेवेन्यू खर्चा उसकी रेवेन्यू कमाई से ज्यादा हो, मतलब सरकार को अपनी सैलरी बांटने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। फिस्कल डेफिसिट, सरकार का कुल खर्चा माइनस कुल कमाई बिना उधार के। असल में फिस्कल डेफिसिट ही ये बताता है कि सरकार को इस साल कितना कुल उधार यानी बोरोइंग लेना है। प्राइमरी डेफिसिट, जब हम फिस्कल डेफिसिट में से पुराने लोन का इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देते हैं तो वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। इकोनॉमी में ग्रोथ तो आ गई, लेकिन क्या गरीबी मिटी? भारत में पॉवर्टी मापने के लिए तेंदुलकर कमेटी और रंगाराजन कमेटी बनाई गई। गरीबी 2 तरह की होती है, एब्सोल्यूट यानी बुनियादी जरूरतें भी पूरी ना होना, और रिलेटिव यानी आय की असमानता यानी अमीर और गरीब के बीच का फर्क। बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट के प्रकार यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा होती है। एक खेत में 2 लोगों का काम है लेकिन पूरा परिवार यानी 5 लोग लगा है, बाकी 3 की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल गया है, लोगों के पास डिग्री है पर इंडस्ट्री को एआई वाली स्किल्स चाहिए यानी स्किल्स मिसमैच। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जब इकोनॉमी में मंदी यानी रिसेशन आती है और लोगों की नौकरी जाती है। क्या आपको 1991 का वो दौर याद है? भारत के पास सिर्फ 2 हफ्तों का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स बचा था। हम दिवालिया होने की कगार पर थे। तब हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया और वहीं से शुरू हुआ हमारा अगला टॉपिक। 1991 में हम लाए एलपीजी रिफॉर्म्स। लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, सरकार ने लाइसेंस राज खत्म किया और बिजनेस करना आसान बनाया। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, सरकारी कंपनियों यानी पीएसयूज में प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, भारत की इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ दिया गया। इससे पहले हमारी इकोनॉमी प्लानिंग कमीशन के 5 ईयर प्लान यानी 5 वर्षीय योजनाओं पर चलती थी। जैसे फर्स्ट प्लान यानी हैरोड डोमार एग्रीकल्चर पर फोकस था, सेकंड प्लान यानी महालनोबिस हेवी इंडस्ट्रीज पर। लेकिन 2015 में प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग लाया गया, जो बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है और राज्यों को साथ लेकर चलता है। अब आ जाते हैं आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी बीओपी। बीओपी भारत का दुनिया के साथ होने वाले सभी आर्थिक लेन देन का बही खाता यानी रिकॉर्ड है। इसके 2 अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट, इसमें गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी ट्रेड, सर्विसेज यानी आईटी टूरिज्म, और रेमिटेंसेज यानी जो भारतीय विदेश से पैसा भेजते हैं आता है। भारत हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है क्योंकि हम कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल और गोल्ड बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट, इसमें एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई यानी शेयर मार्केट में विदेशी पैसा, और विदेशी लोन यानी ईसीबीज आते हैं। अगर विदेशी पैसा भारत आता है तो हमारा रुपी यानी रुपी स्ट्रॉन्ग यानी अप्रिशिएट होता है और हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता है। लेकिन अगर विदेशी पैसा भारत से भागता है यानी कैपिटल फ्लाइट, तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है और हमारा रुपया कमजोर यानी डेप्रिशिएट हो जाता है। चलिए अब पूरे 1 घंटे के लेक्चर को 2 मिनट्स रिवीजन में समेटता है। जीडीपी, देश की सीमा के अंदर 1 साल में प्रोड्यूस हुए सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू। इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ना, इसे कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट और सीआरआर बढ़ा देता है। स्टैगफ्लेशन, जब इकोनॉमी रुकी हो पर महंगाई और बेरोजगारी दोनों हाई हो। फिस्कल डेफिसिट, सरकार का कुल घाटा यानी सरकार को इस साल कितना उधार लेना पड़ेगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर में होती है जहां लोगों की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। करंट अकाउंट, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेज आते हैं। एफडीआई और विदेशी लोन कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है। अगर आपको इंडियन इकोनॉमी का ये कंप्लीट 1 शॉट हेल्पफुल लगा और इकोनॉमी के कंसेप्ट्स दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन प्रिपरेशन रोड मैप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगला किस सब्जेक्ट पर 1 शॉट चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।